वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इंडियन बजट 2025-26 आ गया है और देखिए ये सिर्फ मुश्किल नंबरों का खेल नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे पैसों और देश के आने वाले कल से जुड़ा है। तो चलिए इसे मिलकर समझते हैं एकदम आसान भाषा में। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स में हुए बड़े बदलाव, फिर देखेंगे कि देश का बटुआ कैसा है, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। बजट की कुछ मुश्किल बातों को भी आसान बनाएंगे और हाँ, भारत के भविष्य के लिए कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा रहा है ये भी जानेंगे। और आखिर में 2025-26 के लिए सरकार का इकोनॉमिक विजन क्या है, इस पर बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले उस चीज पर आते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, हमारी अपनी जेब। इनकम टैक्स में आखिर हुआ क्या है, क्या बदला है? तो एक सवाल जो इस बार हर किसी की जुबान पर है, क्या ये सच है? क्या 12 लाख रुपए की सालाना कमाई पर अब जीरो टैक्स देना पॉसिबल है? भाई, इस साल के बजट में इसी बात पर तो सबसे ज्यादा बहस हुई है और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। न्यू टैक्स रिजीम के तहत कुछ रीबेट्स की वजह से 12 लाख रुपए तक की इनकम अब इफेक्टिवली टैक्स फ्री हो गई है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ ओल्ड और न्यू टैक्स रजीम को कंपेयर किया गया है। एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि नई व्यवस्था में मिडिल इनकम ग्रुप के लिए टैक्स रेट्स में अच्छी खासी कमी की गई है। लेकिन यहाँ एक पेच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर इनकम 12 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो ये जो रीबेट यानी छूट है वो पूरी तरह हट जाती है और फिर टैक्स आपकी पूरी इनकम पर मतलब पहले रुपए से ही लगना शुरू हो जाता है, स्लैब बाय स्लैब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो टैक्स का फायदा असल में उन्हीं को मिलेगा जिनकी इनकम एग्जैक्टली 12 लाख या उससे कम है। अच्छा, सैलरीड लोगों और पेंशनर्स के लिए एक और अच्छी खबर है, वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये 75,000 रुपए की एक सीधी कटौती है। इससे होता ये है कि उनकी इफेक्टिव टैक्स फ्री लिमिट बढ़कर 12,75,000 रुपए हो जाती है। तो ये तो हुई टैक्स की बात। अब सवाल ये उठता है कि इन सब बदलावों के साथ सरकार द बिगर पिक्चर को कैसे मैनेज कर रही है। तो चलिए अब देश के बटवे में झांकते हैं। पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है? तो ये है सरकार की कमाई का हिसाब किताब। आप देखकर शायद चौंक जाएं कि सबसे बड़ा हिस्सा असल में उधारी और दूसरी देनदारियों से आता है। इसके बाद आते हैं इनकम टैक्स और जीएसटी, जो खजाना भरने में बड़ा रोल निभाते हैं। और अब बात खर्च की, ये पैसा जाता कहाँ है? देखिए, एक बहुत बड़ा चंक तो राज्यों को टैक्स में उनके हिस्से के तौर पर वापस चला जाता है। फिर जो पुराने कर्ज हैं उनका ब्याज चुकाने में भी काफी पैसा लगता है। डिफेंस और दूसरी सरकारी स्कीमें भी बड़े खर्चे हैं। अच्छा, बजट को ठीक से समझने के लिए ना इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ की टर्म्स को फटाफट से डिकोड करते हैं जो बार बार सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, हिंदी में कहें तो राजकोषीय घाटा। अब ये क्या चीज है? इससे आप सरकार के क्रेडिट कार्ड बिल की तरह समझ लीजिए। मतलब सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का जो गैप है, ये वही रकम है जो सरकार को हर साल उधार लेनी पड़ती है। अब समझते हैं सरकार के खर्चों को। देखिए, मोटे तौर पर 2 तरह के खर्चे होते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सैलरी, पेंशन, ब्याज देना, समझ लीजिए घर का राशन पानी और बिल। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जैसे नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाना। इससे देश के लिए एसेट्स बनते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इसका हिसाब कैसे रखते हैं। पर सबसे जरूरी सवाल ये है कि सरकार देश के भविष्य के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। चलिए कुछ की सेक्टर्स पर नजर डालते हैं। एग्रीकल्चर पर इस बार काफी जोर है। कम पैदावार वाले जिलों को सपोर्ट करने के लिए पीएम धन धान्य कृषि योजना है। दालों में आत्मनिर्भर होने के लिए एक 6 साल का मिशन है। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए हाई यील्डिंग सीड्स पर भी एक नया नेशनल मिशन शुरू हो रहा है। साथ ही कपास और मखाना उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देश की फूड सिक्योरिटी को और मजबूत करने की कोशिश है। अब बात करते हैं एमएसएमईज की, यानी छोटे और मंझले उद्योग, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। इनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट आया है। सरकार ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की परिभाषा ही बदल दी है। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट्स लगभग डबल कर दी गई हैं। इससे इन्हें बढ़ने में और ज्यादा नौकरियां पैदा करने में काफी मदद मिलेगी।
और हाँ, सरकार फ्यूचर टेक पर भी बड़ा दांव लगा रही है। स्कूलों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ का फंड रखा गया है। मेडिकल फील्ड में भी 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। और एनर्जी सेक्टर में तो एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी अगली पीढ़ी की न्यूक्लियर एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ का मिशन शुरू किया जा रहा है। तो इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर क्या तस्वीर उभरती है? चलिए अब 2025-26 के लिए सरकार के ओवरऑल इकोनॉमिक विजन को समझने की कोशिश करते हैं। और ये है बड़ी आर्थिक तस्वीर। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि फिस्कल डेफिसिट यानी सरकार का घाटा जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर लगातार कम हो रहा है। 2021-22 में जो 6.7% था, वो अब 2025-26 के लिए 4.4% पर लाने का टारगेट है। ये एक बहुत ही साफ संकेत है कि सरकार अपने खर्चों पर काबू पा रही है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर जोर दे रही है। तो कुल मिलाके ये बजट एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ आम लोगों को टैक्स में राहत दी जा रही है और दूसरी तरफ खर्चों पर लगाम कसकर फ्यूचर ग्रोथ वाले सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट किया जा रहा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, ये जो फिस्कल प्रायोरिटीज हमें दिख रही हैं, ये 2047 तक भारत के आर्थिक सफर के बारे में क्या इशारा करती हैं? ये बजट आने वाले कल के लिए आखिर क्या नींव रख रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।